वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म बुध को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें एडिशन की भी करेंगे शुरुआत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू साल 2023 के लिए कौमी खेल अवार्ड्स आज करेंगी पेश। बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दूसरी तरफ मोहम्मद शामी और शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की टीम आंध्र प्रदेश के दौरे पर। यह टीम रियासत में आइंदा लोकसभा और असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का लेगी जायजा। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 सालों में मुल्क में जाती आमदनी के फर्क में आई नुमाया कमी। 36.3% टैक्स दहंदगान कम आमदनी वाले ग्रुप से ऊपर होकर आए ज्यादा आमदनी वाले ग्रुप में। शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी का सितम जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद सर्द लहर रहेगी बरकरार। कई रियासतों में धुंध की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर। मालदीव हुकूमत भारत के खिलाफ तबसरे पर अपने ही घर में फंसी। कई तंजीमों ने इसकी मजम्मत करते हुए जारी की प्रेस रिलीज। वज़ीर ख़ारजा ने किया मुअत्तल। मेंबरों को पूछगछ के लिए तलब करने का मुतालबा। भारत को बताया करीबी और दोस्त हमसाया मुल्क। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज। दोनों टीमों की नजरें सीरीज जीतने पर। फिलहाल दोनों ही टीमें सीरीज में हैं 1-1 से बराबर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं और वज़ीर-ए-आज़म आज सुबह गांधीनगर में महात्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो आलमी रहनुमाओं के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे और इसके बाद वो आलमी कंपनियों के सीईओज के साथ मीटिंग करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज इस दोपहर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 10 जनवरी की सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का इफ्तिताह करेंगे और इसके बाद वो आलमी कंपनियों के सीईओज के साथ मीटिंग करेंगे। बादाज़ा वज़ीर-ए-आज़म गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे, जहां शाम को वो ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में कारोबारी रहनुमाओं से गुफ्तगू करेंगे। गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी तक 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का इनेकाद किया जा रहा है। सरबराही इजलास का मौजू गेटवे टू द फ्यूचर है। इस कॉन्फ्रेंस में 34 पार्टनर्स ममालिक और 16 पार्टनर्स तंजीमें शिरकत कर रही हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां सदर द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में साल 2023 के लिए कौमी खेल अवार्ड्स पेश करेंगी। भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी को साल 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एक खिलाड़ी को गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान खेल के मैदान में शानदार और उम्दा कारकर्दगी के लिए दिया जाता है, जबकि वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शामी और पैरा एशियन गेम्स की चैंपियन आर्चर शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। और इसके अलावा खेलों की बेहतरीन तरबियत देने के लिए 8 अफराद को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा। कौमी खेल अवार्ड्स हर साल खेलों में नुमाया कारकर्दगी को तस्लीम करने और इज्जत अफजाई के लिए दिए जाते हैं। और कबलाज़ीं कल मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को इशाइये पर मदऊ किया था। इस मौके पर मरकजी वजीर ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और अपने तजर्बात से आगाह किया। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हासिल करने वाले खिलाड़ियों ने भी खुशी का इजहार किया।
और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए मुंतखब होने पर खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया है। खिलाड़ियों का ख्याल है कि ये उनकी मेहनत का नतीजा है और इसके साथ ही खिलाड़ियों ने हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली सहूलियात की भी तारीफ की और कहा कि आने वाले वक्त में आलमी सतह पर हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी और भी बेहतर होगी। स्पोर्ट्स को आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि अब आप कंपेयर कीजिए ना कि हमारे पहले फैसिलिटीज़ कैसी थी, अभी कैसी हैं। पहले प्लेयर्स हमारे गोल्ड मेडल कितने लाते थे, अभी कितने लाते हैं, तो वो सारी चीज़ें चेंजेस आपको भी दिख रहे हैं। और जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, जहाँ तक यंगस्टर्स का सवाल है, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं टीम कॉम्पिटिशन्स में। तो चेंजेस बहुत हैं और मेरा मानना ये है कि जितना आगे हम जाएंगे, जितना हम जैसे हम अपना यूथ देखते चले आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं और भी हमें प्लेयर्स मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि इंडिया का और ज़्यादा नाम रोशन होगा क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारा टैलेंट अभी आना बाकी है। जो मतलब ये अर्जुन अवार्ड है, ये एथलीट का मतलब सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। और मतलब कि इतना स्ट्रगल लाइफ में क्या है, शुरू में तो हर एक एथलीट के साथ होता है। एक साइड टॉप्स है तो वो हमें बाहर प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो उस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो उसी के कारण है कि आज एथलेटिक्स इतना अच्छा कर रहा है। और एथलेटिक्स नहीं, मुझे लगता है हर गेम ही अच्छा कर रहा है। अभी इतने एशियन गेम्स में मेडल आए हैं, पहली बार इतने मेडल आए हैं एशियन गेम्स में, तो जो फैसिलिटी वगैरह है वो बहुत अच्छी मिल रही है हमें। Prestigious award, like there are so many great sports persons who have received this award, so I'm very happy that like I'm going to receive it. This year I have candidates coming up in Canada. I'm looking forward to the event and I want to win the tournament. Yeah. Anand sir has always been my inspiration, like ever since I started playing chess, so he always will be. And I also admire my brother Pragnananda, like whom I'm able to witness his passion and hard work, the work he's doing for the game. He's also my inspiration. 2023 was a very memorable year for me. Completing the Grandmaster title or winning the Women Grand Swiss, I think both of them together are my favorite. बहुत अच्छा फील हो रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि अर्जुन अवार्ड भी मुझे मिल सकता है। मेरा एम यही था कि कंट्री के लिए जितने भी गोल्ड मेडल हो सके, जौन से भी गेम्स में खेलूँ वो जीतूँ। और अवार्ड्स अगर आप अच्छा करते हो किसी भी स्पोर्ट में तो आपको कंट्री रिवॉर्ड करती है। मैं सबसे पहले अपनी इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि जो स्पोर्ट्स में लास्ट टाइम कबड्डी में गोल्ड मेडल आया नहीं था, थर्ड आए थे, और अब की बार जैसे हम गोल्ड मेडल एशियन गेम में लेके आए हैं, तो आते ही प्लेयर को अगर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो काफ़ी प्लेयर मोटिवेट होते हैं। और वुमेंस टीम में भी, मेंस टीम में भी, और उनके कोच को भी द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। तो ये एक अच्छा है, एक नई शुरुआत है कि आने वाले टाइम में जैसे नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है तो काफ़ी इस चीज़ से प्लेयर मोटिवेट होंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की टीम आंध्र प्रदेश में आइंदा लोकसभा और असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रियासत के दौरे पर है। इस टीम में इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल शामिल हैं। ये टीम कल रात विजयवाड़ा पहुंची। काबिल जिक्र है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और रियासती असेंबली के इंतखाबात एक साथ होते हैं। ऐसे में रियासत में इंतखाबी तैयारियां सही सिमत में हों और ज्यादा से ज्यादा वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाए, ये इलेक्शन कमीशन की कोशिश है। अपने दौरे आंध्र प्रदेश के दौरान इलेक्शन कमीशन की ये टीम मुख्तलिफ रियासती जमातों से मुलाकात करेगी और उनकी तजवीज़ और ख्यालात जानेगी और इसके साथ साथ अमनो अमान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रियासती इंतजामिया और पुलिस के आला हुक्काम के साथ मीटिंगें भी की जानी हैं। आसाम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज गुवाहाटी में ई गवर्नेंस पर 2 रोजा इलाकाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस DARPG की जानिब से मुनक़िद की जा रही है, जिसका मकसद डिजिटल तब्दीली के जरिए लोगों को बाइख्तियार बनाकर गुड गवर्नेंस के वजीर आज़म के विजन को नाफिज करना है। इस कॉन्फ्रेंस में 8 शुमाल मशरिकी रियासतें और मशरिकी खत्ते की 4 रियासतें शामिल हैं। इस इलाकाई कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 7 सेशंस होंगे। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इजादात के तजुर्बात को शेयर करने, मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुस्तकबिल के अवामी हल में तब्दीली लाने, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस वगैरह के लिए कौमी और रियासती सतह की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है।
मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में शुरू होने वाले कला उत्सव 2024 की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे। ये 9 से 12 जनवरी तक कौमी बाल भवन और गांधी स्मृति और दर्शन समिति में वजारत तालीम के महकमा स्कूली तालीम और ख्वानदगी और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के इश्तराक से मुनक़िद की जा रही है। इस मौके पर वजीर ममलिकत बराए तालीम अन्नापूर्णा देवी भी मौजूद रहेंगी। फेस्टिवल के दौरान क्लासिकी और रिवायती लोक मौसीकी, आलात मौसीकी, क्लासिकी और लोक रक्स, विजुअल आर्ट और देसी खानों समेत मुख्तलिफ फ़नून की नुमाइश की जाएगी। तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के तकरीबन 700 तलबा इसमें अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे और जीतने वालों को 12 जनवरी को इख्तितामी तकरीब में इनामात से नवाजा जाएगा। दिल्ली NCR समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में सर्द लहर जारी है। कौमी राजधानी इलाका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में शदीद सर्दी पड़ रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में अगले चंद दिनों तक रात और सुबह के वक्त घनी धुंध छाई रहेगी। वहीं कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरा शुमाली हिंदुस्तान शदीद सर्द लहरों की जद में है। शदीद धुंध के बाइस मुल्क भर में ट्रेनें सर्विस भी मुतासर हो रही हैं और सुबह के वक्त हद बसारत ना होने के बराबर है। धुंध के बाइस लोगों को सफर के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने परवास के अमले के लिए हफ्तावार आराम की मुद्दत 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी है। DGCA के जारी करदा नजरसानी शुदा फ्लाइट ड्यूटी वक्फे के ज़ाब्तों के मुताबिक नाइट ड्यूटी अब पहले की निस्बतन आधी रात से सुबह 6 बजे तक होगी। नाइट फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी वक्फा जो है वो 8 घंटे और दिन के फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए ड्यूटी की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 घंटे तक महदूद कर दी गई है। DGCA ने कहा है कि ये इसका मकसद थकावट और खतरे से निपटने के इंतजाम में तब्दीली लाना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने माली साल 2013-14 और 2021-22 के दरमियान की मुद्दत पर मुश्तमिल एक इक़्तिसादी तहकीकी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ज़ाती आमदनी से मुतालिक नाबराबरी में खातिर ख्वाह कमी आई है। हाल के सालों में लोगों की आमदनी बढ़ने और दरमियानी जुमरे की हालत मजबूत होने से ये मुमकिन हो पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स का दायरा साल दर साल बढ़ रहा है और टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की तादाद साल 2021-22 के 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 74 मिलियन हो गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। आगरा के जैसलमेर कस्बे में बना घंटा भगवान राम के मंदिर की खूबसूरती में इजाफा करेगा। 8 धातुओं से बने इस घंटे का वजन 2100 किलोग्राम है। ये हैरतअंगेज घंटा 6 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए सेहत SP सिंह बघेल ने इस पर खुशी का इजहार किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखे गए पैगाम में उन्होंने लिखा है कि हम सब की बड़ी खुशकिस्मती है कि भगवान श्री राम ने जैसलमेर से बनाए हुए घंटे का इंतखाब किया गया है और इससे जैसलमेर की पीतल की सनत को मुल्क और दुनिया में शोहरत मिलेगी। इस शानदार काम के लिए इसको बनाने वाले आदित्य मित्तल को बहुत बहुत मुबारकबाद। और अयोध्या को गाड़ियों की आलूदगी से बचाने के लिए महकमा सयाहत ने गो ग्रीन मुहिम के तहत सड़कों पर गोल्फ कार्ट शुरू की है। अयोध्या आने वाले अकीदतमंद गोल्फ कार्ट में राम नगरी के अहम मकामात का दौरा कर सकेंगे। ये गाड़ी अकीदतमंदों को सरयू घाट से राम जन्मभूमि, हनुमान गढ़ी और कनक भवन और दीगर बड़े मंदिरों में दर्शन और पूजा के लिए ले जाएगी। अकीदतमंद और मुसाफिर 100 रुपए की फीस अदा करके गोल्फ कार्ट में सफर कर सकेंगे। अयोध्या में अकीदतमंद गोल्फ कार्ट को कितना पसंद कर रहे हैं, इस पर देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। आप
देख रहे हैं अयोध्या में आने वाले पर्यटकों के लिए सरकार ने कई सुविधाएं दी हैं। उसी में ये गोल्फ कार्ट का एक तरह से ई कार्ट है। इसमें पर्यटक बैठ के और अयोध्या के मठ मंदिरों का पूरा दर्शन कर सकते हैं। अभी हम जिस परिवार के साथ हैं ये राजस्थान कोटा से एक जैन परिवार है। आइए जानते हैं कुछ बदलाव लगता है। नहीं, बदलाव तो यही, बदलाव तो बहुत परिवर्तन हो गया और बढ़िया सुंदरता नजर आ रही है अयोध्या। हम जिस कार्ट में और जिस परिवार के साथ हैं इसमें आप देख सकते हैं इसमें 3 जनरेशन है। ये माता पिता हैं, ये उनकी बेटी या बहू होंगे और इनके बाद का जनरेशन ये है। तो 3 जनरेशन इस समय अयोध्या घूमने आए हैं राम मंदिर निर्माण से पहले। आइए जानते हैं इन्हीं से। लोग 22 जनवरी के बाद अपना अपना मतलब प्लान बना रहे हैं अयोध्या आने के लिए। आप उससे पहले आई हैं, क्या सोचकर और कैसा लग रहा है? कि अभी बिल्कुल हमें रश नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे से हम यहाँ का देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है और अयोध्या में काफ़ी बदलाव देखने को नज़र आ रहे हैं। और ऐसे यदि इसी तरह हमारे देश का विकास होता रहेगा तो बहुत जल्दी हम देश विदेश में, वैसे ही हमारा नाम तो चल ही रहा है इंडिया का, फिर भी अयोध्या सब लोग आ सकते हैं। टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा पहले से। मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने और मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पे ऐसे बस सुनने में आया था कि बहुत बड़ा लैंड है, ये सब वो है, बट जब देखा तब एक्चुअली पता चला कि बहुत ही लार्ज प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छे स्केल पे काम हो रहा है। अयोध्या आने से पहले ये सोचा था कि माता पिता के साथ जब घूमना पड़ेगा पूरा अयोध्या तो खूब पैदल चलना पड़ेगा, खूब थकेंगे, क्या ऐसा? नहीं, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था क्योंकि हम अभी हमारे सम्मेत शिखर जी की यात्रा करके आ रहे तो हम वहाँ पे 30 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली पैदल चले, तो हम बिल्कुल रेडी थे इस चीज़ के लिए कि हम पैदल चलने को तैयार हैं अयोध्या में और हम राम मंदिर घूमेंगे। देखिए ये भी एक जोश है एकदम यंग जनरेशन का अयोध्या आने का कि पैदल चलना था, ये मालूम था, उसके बावजूद भी उत्साह बरकरार है। इस कार्ड का एक प्रॉफिट ये भी है कि आपकी बड़ी फैमिली है तो आप 15 मेंबर इसमें आ सकते हो, नहीं तो आपको वही छोटी के लिए ऑटो के लिए 3 या 4 करने पड़ेंगे, जो कि एक साथ फैमिली के साथ आनंद अलग आता है कि आप 15 परिवार के मेंबर एक ही कार्ड में घूमते हो तो अलग ही मजा है वो। यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सबको एक बार ज़रूर आना चाहिए और यहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। तो इस यंग पीढ़ी का भी कहना है कि अयोध्या ज़रूर सबको आना चाहिए और इस पूरे परिवार ने एक तरह से अयोध्या आके और एक बदली हुई अयोध्या के दर्शन भी किए हैं। कैमरामैन विनय के साथ ऋतु वर्मा अयोध्या से। और जब विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ जिला रांची में चिन्हू पहुंचा तो लोगों ने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में मर्द, खवातीन और किसान मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ जब रांची जिले के चिन्हू ब्लॉक के पतरातू पंचायत भवन पहुंचा तो खवातीन ने इसका एक अलग अंदाज में गीत गाकर इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी लोहरदग्गा के एमपी सुदर्शन भगत ने गांव वालों को मरकज की फलाही स्कीमों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत गरीबों की बेहतरी के लिए नई स्कीमें ला रही है ताकि लोगों की माशी हालत बेहतर हो और लोग मरकजी धारे में शामिल हो सकें। इस प्रकार के कार्यक्रमों का मैं देख रहा हूँ कि इसका बेहतर लाभ मिल भी रहा है लोगों का और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से भिन्न भिन्न पंचायतों में मेरा जो जाना हुआ पूरे लोकसभा क्षेत्र में मैं इसका सुखद अनुभूति में कर रहा हूँ। तकरीब को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मनोरंजन कुमार ने भी खिताब किया और मरकजी फलाही स्कीमों के बारे में खुसूसी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी तक स्कीमों के फायदे से महरूम हैं, वो स्लॉट पर जाकर स्कीमों का फायदा हासिल कर सकते हैं। फोकस स्कीम का हुए लाभ का ये एक फीडबैक कार्यक्रम है। प्रोग्राम में शरीक लोगों ने कहा कि गांव के लोग बड़ी तादाद में हुकूमत की इन स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं, जिससे उनकी जिंदगियों में तब्दीली आई है। खवातीन का कहना था कि कच्चे घरों में रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा से बाल बच्चा का पालन पोषण नहीं हो रहा था, अब मोदी घर दिए हैं आवास तो अच्छा से रह रहे थे।
पहले मैं बहुत गरीब थी, एनआरएलएम से जुड़े, उसके बाद में हम उनके द्वारा ऋण लिए, अभी ऋण लेके अभी हम दुकान चला रहे हैं, दुकान से बहुत फायदा हो रहा है, इसीलिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और आयुष्मान योजना के इस्तेफादा कुनंदगान ने अपनी कहानी अपने अल्फाज में सुनाई। जो पैसा 2000 सरकार देती है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि सरकार देती है मदद के रूप में, और हमें साल में 6000 पैसा मिलती है। इससे मैं खेती बाड़ी लगाता हूँ। पारिवारिक हम लोग का दिक्कत होती है, जैसे कि बीमार जो ठीक हो जाता है, इसको इलाज के लिए हमारे मोदी सरकार ये जो लाभ दिए हैं, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ झारखंड के तमाम ब्लॉक्स और पंचायतों में घूम रहा है, जहां उसे जबरदस्त अवामी हिमायत हासिल हो रही है। रांची से आसिफ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों में मालदीव में कई तंजीमों ने मालदीव और भारत के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात बरकरार रखने पर जोर दिया है। उन्होंने मुअत्तल नायब वुज़रा की सोशल मीडिया पोस्टें और तबसरों को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। मालदीव की नेशनल बोटिंग एसोसिएशन, मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, नेशनल होटल्स एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन, मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर्स और मालदीव की एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स ने अपने बयानात और मकालमे में मालदीव के मुअत्तल वुज़रा मलाशा शरीफ, मरियम शियोना और महजूम माजिद पर तनकीद की है। इन तंजीमों ने कहा है कि भारत करीब तरीन और दोस्त हमसाया मुल्क है, जिसने हमें बहरान में सबसे पहले मदद फराहम की। उन्होंने कहा कि कोविड वबाई मर्ज के बाद भी भारत ने मालदीव की बहाली में बहुत मदद की है। इस मामले पर मालदीव की हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहां के कई लीडरों ने इस पूरे वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है। कुछ रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने समय दीगर कार्रवाइयों का भी मुतालबा किया है। साबिक नायब सदर अहमद अदीब ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हुक्मरां पीपीएम पीएमसी इत्तेहाद में इंतहा पसंद अनासिर मौजूद हैं। एमडीपी के रुकन पार्लियामेंट माइकल नसीम ने मुतालबा किया है कि पार्लियामेंट वजीर खारजा मूसा जमीर और मुअत्तल वुज़रा को पूछगछ के लिए तलब करे। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन गजा में तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए इजराइल के तिल अबीब पहुंचे। इससे कबल ब्लिंकन ने अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। ब्लिंकन ने इतवार को उर्दून और कतर का भी दौरा किया। अक्टूबर के बाद से खत्ते का उनका ये चौथा दौरा था। ब्लिंकन आज इजरायली हुक्काम से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो अब तक होने वाली मुलाकातों में ज़ेर बहस आने वाले मौज़ूआत इजरायली रहनुमाओं के साथ शेयर करेंगे और गजा में इजराइल की फौजी कार्रवाई के मुस्तकबिल पर बात करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि चीन, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी नहीं है। मजहबी आज़ादी को दबाने वाले ममालिक के नामों की फहरिस्त जारी करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि मजहबी आज़ादी अमेरिका की ख़ारजा पॉलिसी में एक अहम मसला है। अमेरिका दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ में इस मयार को बहुत अहमियत देता है। अमेरिकी पार्लियामेंट ने 1998 में बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी एक्ट नाफिज करके आलमी सतह पर मजहबी आज़ादी को फ़रोग़ देने का अज़्म किया। गुज़िश्ता साल 2023 के तजुर्बात की बुनियाद पर तैयार की गई इस फहरिस्त को आम करते हुए ब्लिंकन ने कहा है कि इसमें म्यांमार, चीन, क्यूबा, शुमाली कोरिया, ईरान, निकारागुआ, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के नाम शामिल हैं। इन ममालिक में मजहबी अक़लियतों की सूरत हाल तशवीशनाक है। इन ममालिक में अक़लियतों को उनके हुकूक नहीं मिलते हैं और उन्हें कई तरह से इम्तियाजी सलूक और नाइंसाफ़ी का सामना भी करना पड़ता है। और इसके अलावा अल्जायर, अज़रबाईजान, वस्ती अफ्रीकी मुल्क कोसोवो और वियतनाम में भी मजहबी अक़लियतों की सूरत हाल अच्छी नहीं है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
तो दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात पर नजर डालते हैं और बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की जो सफ़े अव्वल की सुर्खी है उसका जिक्र करते हैं यहाँ पर, जहां इजरायली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने गजा में मकासद के हुसूल तक जंग जारी रखने का ऐलान किया है। एक गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सरबराही में इतवार के रोज़ एक कैबिनेट का इजलास हुआ, जिसमें इजरायली वज़ीर आज़म ने हमास के खिलाफ फौजी एक्शन को जारी रखने का आज़म का इजहार किया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी सुर्खियां जान लेते हैं, जहां बिल्किस बानो को मिला इंसाफ, 11 कसूरवार फिर जाएंगे जेल और कसूरवारों की माफ़ी मनसूख कर दी गई है। आगे की खबर भी जान लेते हैं। यहां बांग्लादेश से खबर है, बांग्लादेशी खिलाड़ी शाकिबुल हसन रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। बांग्लादेशी टीम के कप्तान शाकिबुल हसन हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीत कर रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हो गए हैं। और आगे की खबर रोजनामा इनकलाब से हमने ली है। यहाँ सफ़े अव्वल की एक खबर है, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का मदीना मुनव्वरा में मुक़द्दस मकामात का दौरा। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO के मुताबिक हिंदुस्तान का आला सतही वफ्द बजरिया मेट्रो ट्रेन जद्दा से मदीना मुनव्वरा पहुंचा और यहाँ मुक़द्दस मकामात की उन्होंने ज़ियारत की। आगे जान लेते हैं, एक सुर्खी हमने ली है, उर्दू अकादमी की जानिब से उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। दारुल हुकूमत दिल्ली की जानिब से 8 से 13 जनवरी तक उर्दू ड्रामा फेस्टिवल उर्दू ज़बान की लाजवाल खूबसूरती को बरकरार रखते हुए यहाँ पर मुनक़िद किया जाएगा। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया की ख़वातीन टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। दोनों ही टीमें 1-1 से जीत कर बराबरी पर हैं। ऐसे में आज जो टीम जीतेगी वो सीरीज जीतने में कामयाब होगी। आज के मैच में जीत के साथ हिंदुस्तान का मकसद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर अपनी पहली T20 इंटरनेशनल सीरीज जीतना होगा। हरमनप्रीत कौर की क़यादत में हिंदुस्तानी टीम ने पहले T20 में शानदार फतह हासिल की थी, ताहम दूसरे T20 में उन्हें सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 दो तरफा T20 सीरीज में से सिर्फ 1 में कामयाबी हासिल की है, जबकि 4 में इसे शिकस्त हुई है। कप्तान हरमनप्रीत की फॉर्म भारत के लिए परेशानी का बाइस है। और अब पेश है मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। हम इस घर